मेडिसिन में अपन विषाणु जनित रोग पढ़ रहे थे। विषाणु जनित रोग, वायरस से होने वाले रोग। पिछली क्लास में रेबीज स्टार्ट किया था। रेबीज के अपन ने इसकी एटियोलॉजी अपन ने देख ली थी। कौन सा? रेब्डो वायरस के द्वारा। रेब्डोवायरिडी फैमिली का सदस्य है रेबीज वायरस, जो लाइसा वायरस जिनस से संबंधित है। रेबीज वायरस उसके द्वारा ये रोग होता है रेबीज। इसके बाद में अपन देखें एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी की बात करें तो इसका फैलाव किस प्रकार होता है? इसका फैलाव किसी संक्रमित पशु के द्वारा किसी स्वस्थ पशु को काटने के बाद उसकी मसल्स के अंदर ये चला जाता है। कौन सी मसल्स के अंदर? रेखित मांसपेशियां जो होती है उनमें ये चला जाता है और वहाँ पे अपना संक्रमण उत्पन्न करता है। तो इसका फैलाव किस प्रकार होता है? किसी भी संक्रमित पशु के द्वारा किसी स्वस्थ पशु को काटने के बाद ये रोग फैलता है। इसके बाद में अपन ने रोग जनकता देखी थी। रोग जनकता में अपन ने क्या बताया था? रोग जनकता में ये बताया था कि जब ये कोई स्वस्थ पशु को कोई संक्रमित पशु काटता है, जैसे कि अपन नॉर्मल बात करते हैं डॉग की बात करते हैं, तो डॉग में जब कोई संक्रमित रोग होता है वो किसी स्वस्थ पशु को, गाय को या किसी भैंस को, किसी या अपन मानव की बात करते हैं तो मानव को काटता है। तो काटने के बाद क्या होता है? ये वायरस जो होता है उसके लार में उपस्थित रहता है। लार में उपस्थित रहेगा तो लार में उपस्थिति की वजह से वो उसके अंदर चला जाएगा। किसके अंदर चला जाएगा? मांसपेशियों में चला जाएगा। कौन सी मांसपेशियां? रेखित मांसपेशी। ये आपको याद रखनी है, रेखित मांसपेशियां। रेखित मांसपेशियों में चला जाता है। अब रेखित मांसपेशियों में जाएगा तो ये एक बात आपको याद रखनी है कि ये वायरस जो होता है ये रक्त में कभी नहीं जाता, ये सीधा मांसपेशियों में ही चला जाता है। ये वायरस कभी रक्त में नहीं जाता है, सीधा किस में जाता है? रेखित मांसपेशियों में जाता है। और रेखित मांसपेशियों से होते हुए उसके ऊपर, मांसपेशियों के ऊपर मैंने आपको बताया था एक न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पाया जाता है, जहाँ पे तंत्रिकाएं जुड़ी होती है, मांसपेशियों से तंत्रिका जुड़ी होती है। उस स्थान पर जाता है, उस स्थान से जाते हुए कहाँ जाएगा? फिर तंत्रिका में जाएगा, तंत्रिका से होते हुए परिधीय तंत्रिका तंत्र में जाएगा, उसके बाद में स्पाइनल कॉर्ड में जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए ब्रेन में जाएगा। और ब्रेन में जाने के बाद सारे जो भी तंत्रिकीय लक्षण प्रकट होते हैं वो ब्रेन में जाने के बाद होते हैं। इसके साथ साथ ये शरीर की जो मुख्य गुहा में पाई जाने वाली जो ग्रंथियां हैं, जैसे कि लार ग्रंथियों में भी चला जाता है और लार के साथ शरीर से बाहर निकलता रहता है। सही है। अब जैसे ये मस्तिष्क में अपना प्रभाव दिखाता है तो मस्तिष्क की कोशिकाओं को धीरे धीरे डिजनरेट करने लग जाता है, मतलब धीरे धीरे कोशिकाओं को नष्ट करने लग जाता है और सारे तंत्रिकीय लक्षण प्रकट होने लग जाते हैं। तंत्रिकीय लक्षण कौन से? जैसे कि पागलपन होगा। सही है। उसके साथ साथ एक ही सर्कल के अंदर घूमना, दीवार, अपने सर को दीवार से भिड़ाना, किसी भी चीज़ को खाना, अति एक्टिव होना, या हो सकता है कि वो बहुत ही ज़्यादा कम एक्टिव हो, या हो सकता है कि बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो। ये भी तंत्रिकीय लक्षण। तंत्रिकीय लक्षण दो प्रकार के हो गए। एक तो हो सकता है पशु जो होता है वो डम स्थिति के अंदर बैठा है, कोई हरकत नहीं कर रहा है, किसी प्रकार की कोई चाल डाल नहीं है, वो हो गया डम फॉर्म। सही। एक होती है फ्यूरियस फॉर्म। फ्यूरियस फॉर्म में क्या होता है? पशु जो होता है अति एक्टिव हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, चारों तरफ भागने लगता है, हर किसी को काटने लग जाता है, तो वो अति एक्टिव हो गई। छोटी सी बहुत ही कम आवाज़ में भी बहुत ही ज़्यादा रिएक्शन देने लग जाता है। ये दोनों फॉर्म किसकी होती है? तंत्रिकीय फॉर्म होती है जो रेबीज के अंदर पाई जाती है। सही है। ये हो गया इसका पैथोजेनेसिस हो गई। अपन ने लक्षण पढ़ा था। पैथोजेनेसिस में मैंने आपको बताया था कि इसके बाद में क्या आता है? लक्षण में मैंने आपको बताया था कि दो प्रकार के वायरस होते हैं। एक तो होता है फिक्स वायरस। कौन सा? एक तो होता है फिक्स्ड वायरस और दूसरा कौन सा होता है? जो फ्यूरियस फॉर्म उत्पन्न करता है। दूसरा कौन सा है? स्ट्रेट वायरस। दो प्रकार के वायरस बताए थे मैंने, स्ट्रेट वायरस और एक होता है फिक्स्ड वायरस। स्ट्रेट वायरस एक प्रकार से अपन कह सकते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग वायरस है। स्ट्रॉन्ग वायरस। एक होता है फिक्स्ड वायरस
जो कमजोर वायरस इसको कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं इसको, कमजोर वायरस कह सकते हैं। सही है। इसके द्वारा डंप फॉर्म प्रदर्शित की जाती है, जिसको बोला जाता है, इसके द्वारा जो लक्षण प्रदर्शित किए जाते हैं उसको बोला जाता है डंप फॉर्म। या और जो स्ट्रीट वायरस होता है उसके द्वारा, स्ट्रीट वायरस के द्वारा कौन सी फॉर्म उपस्थित की जाती है, फ्यूरियस, फ्यूरियस फॉर्म। सही है। तो यह चीज आपको ध्यान रखनी है कि स्ट्रीट वायरस के द्वारा कौन से लक्षण प्रदर्शित किए जाते हैं, फ्यूरियस फॉर्म के लक्षण, और फिक्स वायरस के द्वारा डंप फॉर्म के लक्षण, जिसको पैरालाइटिक फॉर्म भी कहा जाता है। पैरालाइटिक फॉर्म जिसमें पैरालिसिस की कंडीशन देखने को मिलती है। हो गया, दो प्रकार की फॉर्म होगी। ठीक। लक्षणों में अपने काऊ के अंदर देखा था, क्लिनिकल साइन, जिसके अंदर काऊ में देखा था। काऊ में पहली अवस्था कौन सी देखी थी अपने, डम फॉर्म, डम अवस्था या पैरालाइटिक स्टेज, पैरालाइटिक स्टेज। सही है। डम या पैरालाइटिक स्टेज, इसके अंदर क्या होता है, डम पैरालाइटिक स्टेज मतलब इसमें जो पशु जो होता है वो अधिक ज़्यादा एक्टिव नहीं होता, हाइपर एक्टिव नहीं होता, वो एक रूप से अपन कह सकते हैं कि शांत बैठा रहता है। इसके अंदर पैरालिसिस हो जाता है, पैरालिसिस की कंडीशन इसके अंदर ज़्यादा देखने को मिलती है, इसलिए जो पशु जो होता है वो चारों तरफ दौड़ नहीं सकता। सही है। तो इस वजह से क्या होता है, पशु जो होता है शांत बैठा रहता है। इसके लक्षण क्या क्या हो गए, पिछली क्लास में अपन ने इसके बारे में बात कर ली थी, इसके लक्षणों के बारे में, जैसे कि पिछले पैर का लकवा होना, जैसे कि फैटलॉक, पिछले पैर में फैटलॉक जॉइंट जो होता है वो ज़्यादा इससे संक्रमित होता है, चलते समय पैरों को चौड़ा करके चलना। इसके अलावा पूंछ का एक तरफ मुड़ जाना, संवेदना का महसूस कम होना, क्योंकि जाहिर सी बात है पैरालिसिस हो जाएगा तो संवेदनाएं कम हो जाएगी, और संवेदनाएं कम हो जाएगी तो पशु जो होता है एक अपन कह सकते हैं एक शांत स्थिति में बैठा रहता है। मल त्याग में परेशानी होना, गुदा का लकवा, सही है, कानों का खड़ा होना, भूख कम हो जाना, उत्पादन कम होना, लार का गिरना। लकवे के कारण जो पशु जो होता है वो एक तरफ लेट जाता है, और लेटने के लगभग 2 से 3 दिन के अंदर पशु की मृत्यु हो जाती है। जब लेट जाएगा तो लेटेगा कब, जब पैरालिसिस हो जाएगा, और पैरालिसिस हो जाएगी तो लेट जाएगा, लेटने के 2 या 3 दिन बाद में पशु की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट आती है फ्यूरियस फॉर्म, दूसरी अवस्था फ्यूरियस। फ्यूरियस फॉर्म कह सकते हैं, या इसको एक नाम से जाना जाता है मैनिएनिक फॉर्म। क्या कह सकते हैं उसको, मैनियक फॉर्म, मैनियक फॉर्म भी इसको कह सकते हैं। इसके कौन कौन से लक्षण होते हैं, अपन इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में फ्यूरियस फॉर्म सबसे ज़्यादा पाई जाती है। इंडिया में यह फ्यूरियस फॉर्म सबसे ज़्यादा पाई जाती है। आप लोगों ने देखा होगा डॉग के अंदर अगर रेबीज होता है, कुत्ते के अंदर रेबीज होता है, तो उस कुत्ते को आप अधिक ज़्यादा एक्टिव होते हुए देखोगे। इसके अंदर मतलब पशु को, जो कुत्ता होता है, डॉग होता है, उसको क्या होता है, पानी से डर लगने लग जाता है, वो हर किसी को काटने लग जाता है, बहुत ही ज़्यादा लार का स्त्राव होता है, चारों तरफ भागने लग जाता है, हर कोई चीज़ को काटने लगता है, कुछ भी चीज़ खाने लगता है। तो इस वजह से अपन कह सकते हैं हाइपर एक्टिव हो जाता है। छोटी सी आवाज़ देने पर भी वो ज़्यादा ओवर रिएक्शन करता है, ओवर रिएक्ट करता है। ये सारे लक्षण जो होते हैं ये फ्यूरियस फॉर्म के लक्षण हैं। मतलब अपन कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, पहले से लगभग 2-3 गुना ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी एक्टिवता दिखाता है। तो ये किसकी अवस्था है, फ्यूरियस फॉर्म की। इंडिया में फ्यूरियस फॉर्म सबसे ज़्यादा पाई जाती है। इसके लक्षणों की अगर बात करें तो पशु जो होता है तनाव में रहता है, तनाव में वह अधिक सतर्क, तनाव में वह अधिक सतर्क रहता है, अधिक सतर्क, या अपन कह सकते हैं हाइपर एक्टिव, या बहुत ही ज्यादा अलर्ट हो जाता है किसी भी चीज के लिए। सही है। इसका एक लक्षण ये हो गया। दूसरा लक्षण, किसी भी प्रकार की आवाज या वस्तु के प्रति अति संवेदनशीलता, किसी भी आवाज या वस्तु के प्रति
अति संवेदनशीलता, यानी कि किसी भी छोटी सी आवाज के प्रति भी बहुत ही ज्यादा एक्टिविटी दिखाता है। संवेदनशीलता मतलब हाइपर एक्टिविटी उसके अंदर देखने को मिल सकती है, हाइपर एक्टिविटी देखने को मिल सकती है। केटल और बफेलो की बात करें तो जोर जोर से रांबना, जोर जोर से रंभाना, रंभाना को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, बेलोविंग, और लाउड बेलोविंग, यानी कि तेज तेज आवाज में रंबाना। इसका नेक्स्ट लक्षण क्या होता है, इधर उधर भागना, इधर उधर भागना, सही है, यानी कि हाइपर एक्टिव होगा, चारों तरफ भागता रहेगा, एक जगह टिकेगा नहीं। अगला लक्षण क्या होता है इसका, उल्टी सीधी चीजों को खाना, मतलब हर किसी चीज को भी खाना, उल्टी सीधी चीजों को खाना, उल्टी सीधी चीजों को खाना। लैंगिक उत्तेजना, लैंगिक उत्तेजना भी उसके अंदर देखने को मिलती है। रोगी प्राणी किसी वस्तु को एकटक होकर देखता रहता है, रोगी प्राणी किसी वस्तु को एकटक होके देखता रहता है, एकटक होके देखता रहता है, सही है। बुखार भी इसके अंदर हो सकती है, बुखार की कंडीशन मतलब फीवर भी देखने को मिल सकती है, लेकिन ज़्यादा नहीं होती फीवर, हाई फीवर नहीं होती इसके अंदर। जो लक्षण होते हैं वो तीव्र लक्षण प्रदर्शित करते हैं, तीव्र लक्षण प्रदर्शित करता है, तीव्र लक्षण प्रदर्शित करता है। और 1 से 3 दिनों के भीतर ही पशु की मृत्यु हो जाती है, 1 से 3 दिनों में ही मृत्यु, 1 से 3 दिनों के भीतर ही पशु की मृत्यु हो जाती है। तो ये हो गया काऊ के अंदर। काऊ की बात करें, काऊ में ये डम लक्षण हो गए और फ्यूरियस लक्षण, फ्यूरियस फॉर्म के लक्षण देखने को मिलते हैं। अगला आता है भेड़ के अंदर, सीप के अंदर। सीप के अंदर किस किस प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं। मुख्यतः इसमें लक्षण जो होते हैं वो काऊ के समान ही दिखाई देते हैं, मुख्यतः काऊ के समान ही लक्षण दिखाई देते हैं, काऊ के समान ही लक्षण दिखाई देते हैं। इसके अंदर अगर सीप की बात करें तो अपन ने काऊ में देखा था वो अधिक ज़्यादा बेलोविंग कर रही थी, मतलब लाउड बेलोविंग, बहुत ही ज़्यादा जोर से रंबाना। इसके अंदर ऐसा नहीं होता, ये सीप जो होती है वो शांत रहती है। इस रोग के अंदर जो भेड़ें जो होती है वो शांत रहती है, सही है, शांत रहती है। ऊन जो होती है ऊन को पकड़ पकड़ के खींचती रहती है, ऊन को बार बार मुख से खींचती रहती है। खींचती रहती है, चलिए ये लक्षण हो गए सीप के। मतलब मुख्यतः लक्षण आपको काऊ के समान ही दिखाई देंगे, लेकिन ये अलग चीज़ होती है कि उसके अंदर जो सीप होती है वो ज़्यादा बोलती नहीं है, ज़्यादा मेमनी, जो मेमनियाना, इसकी आवाज़ को क्या कहा जाता है, मेमनियाना, तो ज़्यादा मेमनियाती नहीं है, अपन कह सकते हैं शांत रहती है, ज़्यादा आवाज़ नहीं करती है। उसके बाद में आता है
गोट, गोट में भी जो लक्षण होते हैं वो गोवंश के समान ही दिखाई देते हैं, मतलब मुख्यतः काऊ के समान। मुख्यतः काऊ के समान ही लक्षण दिखाई देते हैं, मुख्यतः काऊ के समान ही लक्षण दिखाई देते हैं। इसमें जो बकरियां जो होती है, गोट होती है, वो ज़्यादा आक्रामक हो जाती है। जैसे कि यहाँ पे अपन ने सीप में देखा, वो शांत रहती है, आक्रामकता नहीं दिखाती है। उसी तरह गोट जो होती है वो ज़्यादा आक्रामक हो जाती है। इस रोग में गोट होती है, बकरियां जो होती है ज़्यादा आक्रामक हो जाती है और अधिक आवाज़ करने लगती है, काऊ की तरह अधिक आवाज़ करती है, अधिक आवाज़ करती है। स्किन को चाटती रहती है, जैसे कि यहाँ पे देखा, जो भेड़ जो होती है वो बार बार ऊन को खींचती रहती है या काटती रहती है, उसी प्रकार ये गोट स्किन को चाटती रहती है। गोट होती है स्किन को चाटती रहती है। ये लक्षण हो गए इसके गोट के। नेक्स्ट आता है डॉग के अंदर कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं। डॉग के अंदर कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं। डॉग में लगभग 75% डॉग में डम अवस्था दिखाई देती है। डम वर्ल्ड की अगर बात करें, पूरी दुनिया की बात करें, विश्व भर की बात करें, तो लगभग 75% डॉग के अंदर इसकी डम स्टेज देखने को मिलती है, या जिसको पैरालाइटिक स्टेज बोला जाता है, डम स्टेज देखने को मिलती है। दूसरा 25% जो बच्चे हुए डॉग हैं उनके अंदर कौन सी अवस्था देखने को मिलती है। फ्यूरियस, आक्रामक अवस्था देखने को मिलती है, फ्यूरियस फॉर्म देखने को मिलती है। सही है। डॉग के अंदर इस रोग का पता करना मुश्किल होता है। क्यों मुश्किल होता है। डॉग के अंदर रोग का पता कर पाना मुश्किल होता है। क्यों होता है, इसकी वजह समझो। देखो, इसकी एक वजह होती है कि जो वायरस जो होता है वो लक्षण प्रदर्शित करे बिना ही 5 दिन तक जो डॉग की लार में रहता है, डॉग की लार में रहता है, जो लार आती है उसमें ही रहता है। 5 दिन तक उसके अंदर रहता है, और 5 दिन तक जब तक लार के अंदर ये वायरस रहेगा तब तक ये डॉग जो है वो किसी भी प्रकार का लक्षण प्रदर्शित नहीं करेगा। तो सही है। तो कोई संक्रामक डॉग है जिसको वायरस हो चुका है, ये रेबीज हो चुका है, अगर वो किसी स्वस्थ पशु को काटता है, सही है, तो उस समय उसका पता लगाना मुश्किल होता है कि उस डॉग को वायरस है या नहीं है, उस डॉग को रेबीज है या नहीं है। वो उसके 5 दिन के बाद में पता लगता है कि जो पशु जो होता है, डॉग जो है वो पागल हो गया है, चारों तरफ ज़्यादा भाग रहा है, हाइपर एक्टिव है, हर किसी को काटने की कोशिश कर रहा है। ये लक्षण देखने के बाद में इसका पता लगाया जा सकता है। लेकिन जब तक ये वायरस जो होता है अगर डॉग की लार के अंदर उपस्थित है तब तक इसका पता नहीं लगाया जा सकता। तो इसका पता लगाने का तरीका यही है, अगर कोई डॉग किसी मनुष्य या किसी जानवर को काटता है तो काटने के बाद 3 या 4 दिन तक उसके ऊपर नज़र रखी जाती है, डॉग के ऊपर नज़र रखी जाती है और उसके लक्षणों को रिकॉर्ड किया जाता है, और उसके आधार पर ये पता कर सकते हैं कि इस डॉग में रेबीज है या नहीं है। सही है। तो ये हो गया, इसका रोग का पता लगाना मुश्किल होता है। इसके अंदर नेक्स्ट लक्षण है, पशु में उत्तेजना हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, हो भी सकती है और नहीं भी। मतलब अगर डम फॉर्म है तो ये नहीं होगी, और अगर फ्यूरियस फॉर्म है तो उत्तेजना को दिखने को मिल सकती है फ्यूरियस फॉर्म के अंदर। दूसरा, अधिक लार का स्त्राव होना,
इसके आधार पर अपन अनुमान लगा सकते हैं इस रोग का। लेकिन जो अधिक लार का गिरना और भी कई रोगों के अंदर होता है, जैसे कि पशु जो होता है वो अधिक लार उत्पन्न करने लग जाता है। ये रेबीज के अलावा भी कई डिजीज के अंदर होता है। तो इसके आधार पर अपन पशु का पता लगा सकते हैं कि पशु जो होता है उसको ये डिजीज हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो अधिक लार उत्पन्न करना या अधिक लार का गिरना, अधिक लार का गिरना, पशु में कमजोरी आने लग जाती है, क्योंकि खाया नहीं जाएगा तो खाएगा नहीं, तो पशु को कमजोरी आने लग जाती है। तनाव में रहता है, पशु जो होता है तनाव में रहता है, भोजन ग्रहण नहीं कर सकता, यानी कि पैरालिसिस की वजह से भोजन ग्रहण नहीं कर सकता, भोजन ग्रहण नहीं कर सकता। दूसरी के तंत्री के लक्षण, नेक्स्ट क्या हो गया, तंत्री के लक्षण उत्पन्न होना। तंत्री के लक्षण उत्पन्न होना और रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। रोगी की मृत्यु अधिकतर क्यों होती है, क्योंकि इसमें पैरालिसिस की कंडीशन देखने को मिलती है। और जो श्वसन की जो मांसपेशियां जो होती है, फेफड़ों की मांसपेशियां, उनके अंदर पैरालिसिस हो जाता है, जिस वजह से श्वसन न लेने की वजह से भी रोगी की मृत्यु हो जाती है। तो ये लक्षण जो होते हैं डॉग में देखने को मिलते हैं। लक्षणों की अगर बात करें तो नेक्स्ट लक्षण इसके अंदर आते हैं, जैसे कि 3 प्रकार की अवस्थाएं इसके अंदर और पाई जाती है। एक्यूट फॉर्म, एक्यूट अवस्था, इसके अलावा सब एक्यूट अवस्था या पर एक्यूट अवस्था, पर एक्यूट अवस्था, ठीक है। इसके बाद में आती है माइल्ड फॉर्म, माइल्ड फॉर्म। जैसे कि पर एक्यूट अवस्था बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती है। इसके अंदर क्या होता है, पशु बहुत ही कम लक्षण प्रदर्शित करे ही मर जाता है, मतलब सारे लक्षण इसके अंदर प्रदर्शित नहीं होते। किसके अंदर, पर एक्यूट अवस्था के अंदर पशु में सारे के सारे लक्षण प्रदर्शित नहीं होते और पशु की मृत्यु हो जाती है। सिर्फ केवल कुछ ही लक्षण इसके अंदर प्रदर्शित होते हैं। इसका जो काल होता है वो बहुत ही छोटा होता है जी, मतलब इंक्यूबेशन पीरियड छोटा होता है, यानी कि बहुत ही छोटा कह सकते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड इसमें बहुत ही छोटा होता है। और इसके लक्षण क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि तनाव, इसके अलावा तेज बुखार, तनाव, तेज बुखार, तेज दस्त होना, दस्तों का लगना, आंखों में सूजन, आंखों में सूजन हो गया, और कम अवधि में ही पशु की मृत्यु, कम अवधि में ही पशु की मृत्यु। ये किसके हो गए, पर एक्यूट के लक्षण होंगे। इसके बाद में आती है एक्यूट अवस्था। एक्यूट अवस्था का जो जीवन काल होता है वो पर एक्यूट से थोड़ा ज़्यादा होता है। इसका जीवन काल होता है इंक्यूबेशन पीरियड पर एक्यूट फॉर्म से थोड़ा ज़्यादा होता है। किससे, पर एक्यूट फॉर्म से थोड़ा ज़्यादा होता है। और इस अवस्था के अंदर लगभग सारे लक्षण जो होते हैं वो प्रदर्शित कर दिए जाते हैं पशु के द्वारा। एक्यूट अवस्था में लगभग सारे लक्षण प्रदर्शित कर दिए जाते हैं। जैसे कि इसके लक्षण क्या हो गए, अधिक लार का स्त्राव, अधिक लार का स्त्राव करना, अधिक लार का स्त्रवण, मजल में नेक्रोसिस, मजल में नेक्रोसिस। नेक्रोसिस क्या होता है, नेक्रोसिस होता है कोशिकाओं का नष्ट होना। जैसे कि आपने देखा होगा कहीं एक्सीडेंट की कंडीशन होती है, एक्सीडेंट होता है उसके बाद में कोशिकाएं नष्ट हो जाती है और उसके ऊपर ब्लैक कलर की या ब्राउन कलर की पपड़ी आ जाती है, तो वो कंडीशन जो होती है वो नेक्रोसिस की कंडीशन होती है। ऐसी कंडीशन इसके अंदर भी कई बार देखने को मिलती है डिजीज के अंदर, एक्यूट अवस्था के अंदर, जिसमें अधिक लार का जो स्त्राव होगा और जो मजल जो होती है, मजल के साथ साथ इसे नेक्रोसिस की कंडीशन है मुख गुहा में, इसके अलावा नेजल पैसेज उनके अंदर देखने को मिलती है और गर्दन के पास भी देखने को मिलती है। और धीरे धीरे ये जो नेक्रोसिस का जो स्थान होता है वो धीरे धीरे वहाँ से पपड़ियाँ झड़ने लग जाती है।
सही है, ये कंडीशन इसके अंदर देखने को मिल सकती है। ये पैरों के सींग, ये घाव जो होते हैं वो पैरों तक भी जा सकते हैं, सींगों तक जा सकते हैं और अड्डर तक भी जा सकते हैं, वल्वा तक, वृषणकोश आदि स्थानों पर दिखाई देने लग जाते हैं। इसके बाद में आते हैं तंत्रिकीय लक्षण। तंत्रिकीय लक्षण प्रदर्शित करना। तंत्रिकीय लक्षण कौन कौन से होते हैं? तंत्रिकीय लक्षण जैसे कि लड़खड़ापन, लड़खड़ा के चलना, सही है, लकवा की वजह से, मांसपेशियों में कंपन हो गया, भेंगापन मतलब एक आंख का एक तरफ मुड़ जाना, एक आंख सही रहती है, दूसरी आंख एक तरफ मुड़ जाती है, भेंगापन देखने को मिलता है। सिर को किसी वस्तु से दबाना या सिर को किसी ठोस वस्तु से भिड़ाना, इसके अलावा शरीर में कंपन हो या लकवा, ये सारी कंडीशन देखने को मिल सकती है। तंत्रिकीय लक्षण जैसे कि मैंने आपको बताया था, पागलपन, बार बार एक जगह टिकना नहीं, चारों तरफ दौड़ना, ये सारी कंडीशन। नेक्स्ट आती है इसमें लसिका ग्रंथियों का आकार बढ़ जाना, लसिका ग्रंथिकाओं का आकार बढ़ना, लसिका ग्रंथिकाओं का आकार बढ़ना। इसके साथ साथ हिमेचूरिया, मूत्र के साथ रक्त का आना, ऐसी कंडीशन भी देखने को मिल सकती है। कब्ज की कंडीशन देखने को मिल सकती है या दस्त भी हो सकते हैं। कब्ज या दस्त दोनों में से एक चीज़ देखने को मिल सकती है, सही है। और इस कंडीशन के अंदर पशु की मृत्यु किस वजह से होती है? पशु की मृत्यु जो फेफड़ों की मांसपेशियां जो होती है उनके अंदर पैरालाइसिस होने की वजह से पशु जो होता है श्वसन नहीं कर पाता है और उस वजह से इसकी मृत्यु हो जाती है, पशु की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट आती है माइल्ड फॉर्म। ये लंबे समय तक चलने वाली है और इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो वायरस का जो संक्रमण होता है वो बहुत ही कम मात्रा में होता है। तो इसमें अपन कह सकते हैं कि कुछ मात्रा में ही लक्षण प्रदर्शित किए जाते हैं। पशु के जो लक्षण है वो कुछ मात्रा में ही प्रदर्शित किए जाते हैं। ये एक प्रकार की हल्की अवस्था है जिसके अंदर अपन कह सकते हैं कि पशु डिप्रेशन हो सकता है, कुछ भाग इसके पैरालाइज हो सकते हैं, तनाव हो सकता है, दस्त हो सकता है, सही है, आंखों में सूजन जैसी कंडीशन देखने को मिल सकती है। ये नॉर्मल जो होते हैं वो माइल्ड फॉर्म में देखने को मिलते हैं। नॉर्मल लक्षण जो होते हैं वो किस में देखने को मिलते हैं? माइल्ड फॉर्म के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो ये हो गई 3 प्रकार की अवस्थाएं रेबीज की। पहले तो 2 प्रकार की अवस्थाएं मैंने आपको बताई थी, कौन सी? फ्यूरियस फॉर्म और डम फॉर्म, दोनों में अलग अलग लक्षण थे। इसके बाद में एक्यूट अवस्था, पेर एक्यूट अवस्था और माइल्ड अवस्था, इन तीनों के लक्षण भी इस प्रकार होते हैं। बाकी इसका डायग्नोसिस, डिफरेंशियल डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और कंट्रोल एंड प्रिवेंशन अपन ये नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।